खबरों से आगे में आज शाम अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान स्टडीज का शोबा और पाकिस्तानी कम्युनिटी की फयाजी। एक नए नशे ने फैला दी अमेरिका में परेशानी। और सोने की आसमान को छूती कीमत से नजर हटे तो इधर भी देखिए। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम वॉइस ऑफ अमेरिकाज वाशिंगटन स्टूडियोज। प्रोग्राम है खबरों से आगे, आपका अपना शो, और मैं हूँ आयशा खालिद। आज मुझे मौका मिला है एक सवाल का जवाब देने का, बल्कि एक तनकीद का, जो मुझे ही नहीं बल्कि अक्सर पाकिस्तानी तारिकीन वतन को सुनने को मिलती है। और वो ये कि अगर आपको पाकिस्तान का इतना ही ख्याल था तो अमरीकी वीज़ा मिलते ही इसे छोड़कर क्यों चले आए। मेरा एक जवाब ये होता है कि पाकिस्तानी तारिकीन वतन की अक्सरियत पाकिस्तान से दूर होते हुए भी इससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं। वो अपने अपने अंदाज में पाकिस्तानी होने का हक अदा करते रहते हैं। मोहम्मद आतिफ अमरीकी रियासत टेक्सास गए, जहां अमेरिका की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक में उन्होंने कुछ पाकिस्तानी तारिकीन वतन के जज्बा पाकिस्तानियत की एक ऐसी मिसाल देखी जो बहुत इंस्पायरिंग है। आइए आप भी देखिए। रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूटी के नाम से भी जानी जाती है। 2005 में इस यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स में साबिक रुकन कांग्रेस चार्ली विल्सन के नाम से मंसूब पाकिस्तान स्टडीज चेयर कायम करने के लिए तालीम और फलाही शोबों में काम करने वाली एक गैर मुनाफा बख्श अमरीकी तंजीम टेम्पल फाउंडेशन ने $5 लाख का अतिया दिया। हमें $5 लाख का अतिया दिया गया और शर्त ये थी कि इस चेयर के लिए 10 लाख की रकम मुख्तस करने के लिए कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स बाकी के 5 लाख खुद इकट्ठे करेगा। रैंडी डेल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स के डीन हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी की मदद से ये रकम 2010 तक जमा कर ली। ईमानदारी से कहूँ तो ये पाकिस्तानी अमेरिकन और टेक्सास में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। मैं इसके लिए खास तौर पर इकबाल शेख का नाम लूंगा, जिन्होंने चार्ली विल्सन चेयर की फंडिंग के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा किया और फंड्स जमा किए। इकबाल शेख ऑस्टिन टेक्सास में मुकीम एक पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन हैं। यूनिवर्सिटी ने अतिया की गई फंडिंग बचाने और मजीद फंड्स इकट्ठे करने के लिए इकबाल शेख से राब्ता किया और उनकी ज़ाती कोशिशों से यूनिवर्सिटी $5 लाख की खतीर रकम इकट्ठी करने में कामयाब हुई। मैंने उस वक्त कौंसल जनरल आकिल नदीम साहब को फ़ोन किया ह्यूस्टन में कि 14 अगस्त का फंक्शन आ रहा है और ऐसे ऐसे ये चेयर का मसला है, तो फंडिंग करनी चाहिए हमें। लेट अस डेडिकेट दिस डे फॉर चार्ली विल्सन चेयर इन पाकिस्तान स्टडीज़। उस रोज़ हमने $45,000 जमा कर लिया। लेकिन अभी $4,55,000 मजीद जमा करने थे और वक्त कम था। आने वाले दिनों में मजीद फंड रेजर्स कराए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और यहाँ चार्ल्स विल्सन पाकिस्तान स्टडीज़ चेयर के लिए $5 लाख की रकम सिर्फ 140 पाकिस्तानी अमेरिकन ने मिलकर इकट्ठी की। इस चेयर के फेलो के लिए शहरियत की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कैंडिडेट के पास PhD के अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस का तजुर्बा होना और ज़रूरी है कि उसने मुतल्लिका मौज़ूआत पर पेपर्स भी शाया किए हों। इकबाल शेख का अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि वो अमेरिका की दीगर यूनिवर्सिटियों में भी प्राइवेट फंडिंग के जरिए ऐसी चेयर्स कायम करें ताकि लोग आज़ाद दुनिया के लिए पाकिस्तान की खिदमात के बारे में जान सकें। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, ऑस्टिन, टेक्सास। थी ना इंस्पायरिंग स्टोरी। और चलें यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से चलते हैं एक ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो ज़मीन पर नहीं पानी की लहरों पर कायम, बल्कि कायम कहाँ तैरता रहता है। और इसकी एक और भी ख़ास बात है, और वो ये कि इससे ट्रेनिंग लेकर निकलने वालों की नौकरी पक्की होती है। कैसे, बता रही हैं मदिहा अनवर इस रिपोर्ट में। समंदर पर चलते हुए इस बहरी जहाज़ का नाम गोल्डन बेयर है। बहुत गर्मी होने के बावजूद नौजवान वसीली ट्यूडरन का ज़्यादातर वक्त इस जहाज़ के इंजन और पुर्जों के दरमियान गुजरता है। ट्यूडरन द कैलिफोर्निया मैरीटाइम अकेडमी से, जो रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को से थोड़े फासले पर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं। बहरी जहाज़ पर मुख्तलिफ चीज़ों की निगरानी और पुर्जों की देखभाल करना उनकी तालीम का हिस्सा है ताकि वो तजुर्बा हासिल कर सकें। 2 माह की इस ट्रेनिंग में ये जहाज़ 288 कैडेट्स को लेकर पनामा कनाल से होता हुआ वस्ती अमेरिका और कैरेबियन तक जाएगा। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद हमें मुलाजमत ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। रॉबर्ट जैक्सन ट्यूडरन के टीचर हैं।
हमारे कॉलेज से पढ़ने वाले तालिबे इल्मों को पढ़ाई मुकम्मल होने से पहले ही 1-2 पुरकशिश जॉब्स की पेशकश हो जाती है। हमारे तालिबे इल्म दौरान तालीम इतना कुछ सीखते हैं कि कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। जैक्सन कहते हैं कि बहरी जहाज़ पर काम करने के अलावा इंजीनियरिंग तालिब इल्मों को पावर प्लांट्स और सैटेलाइट कंपनियों में भी मुलाजमत मिल जाती है। कॉलेज की इंतज़ामिया के मेंबर बिल श्मिट कहते हैं कि माजी में बहरी जहाज़ों से मुताल्लिक डिग्री वाले तालिब इल्मों को बहुत सी नौकरियों की पेशकश होती थी। माशी बुरान की वजह से सूरत हाल पहली जैसी नहीं रही, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को मुलाजमत ढूंढने में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा। इन तालिब इल्मों के लिए मुलाजमत मिलने की शरह 94% है और इस अकेडमी में तकरीबन 900 तालिब इल्म पढ़ते हैं। एंड्रयू डी टूची भी यहाँ पढ़ते हैं और कहते हैं कि अकेडमी में पढ़ाई के लिए जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त लाना ज़रूरी है। ये आम स्कूल की तरह नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना होता है और पढ़ाई के मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इस बहरी जहाज़ में तालिब इल्म को पुर्जों की देखभाल के साथ साथ कोर्स वर्क पर भी ध्यान देना होता है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि एक अनाड़ी पायलट जहाज़ उड़ाए। ऐसी ही सूरत हाल हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी है। हम चाहते हैं कि उन्हें सब मालूमात हों। डीटूची को समंदर की जिंदगी बहुत पसंद है। सुबह उठकर अपने चारों तरफ समुंदर देखना मुझे बहुत पसंद है। समंदर की जिंदगी को एंजॉय करने और जिंदगी में से बतौर पेशा अपनाने के लिए ये तालिब इल्म अकेडमी की सख्त पढ़ाई और ट्रेनिंग से भी नहीं घबराते। एलिजाबेथ ली के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, ऐसा करंट लगाते हैं। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। यहाँ पर एक ब्रेक। और जंगों से लौटने वाले अमरीकी फौजियों में खुदकुशी का रुझान क्यों बढ़ रहा है, जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान के सिस्टम से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ सेहत की अफोर्डेबल सहूलियात से फ़ायदा उठाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस रखना ज़रूरी है, लेकिन अब तक ऐसा लाजमी नहीं था। लेकिन अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ओबामा के हेल्थ केयर लॉ को आइनी करार देकर ज़्यादातर अमरीकियों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने का पाबंद बना दिया है। ताहम इस वक्त के मुआशी हालात में हेल्थ इंश्योरेंस की माहाना किस्तें अदा करना भी कई लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इस सूरत हाल का लोग किस तरह मुकाबला कर रहे हैं, आइए देखते हैं आमिना खान की रिपोर्ट में। विल्बर स्मिथ को 25 साल तक अपनी मुलाजमत की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती रही, लेकिन कैंसर की तशखीस के कुछ अरसे बाद ही वो नौकरी से निकाले गए और इनकी हेल्थ इंश्योरेंस भी चली गई। और हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर अमेरिका में कई लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते। जब तक मेरी हेल्थ इंश्योरेंस रही, मैं ये समझ ही नहीं सका कि इतने दूसरे लोग इसके ना मिलने की शिकायत क्यों करते हैं। स्मिथ कहते हैं कि नौकरी खोने के बाद इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोशिश की, हालांकि ये इन्हें बहुत महंगी पड़ती थी, लेकिन इंश्योरेंस की कंपनियां इनकी बीमारी की वजह से इन्हें इनकार कर देती थी। लोगों ने मुझे हर जगह इनकार किया। वो पूछते थे कि अब हमारे पास क्यों आते हो। पहले मुझे इसकी जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिलती थी। आखिरकार स्मिथ को रियासत वर्जीनिया में ये मुफ्त क्लिनिक मिली, जहां वो अब अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। ये क्लिनिक लोगों के एहतियात की मदद से कायम की गई है और यहाँ इस इलाके के 1600 ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। और क्योंकि शहर में ऐसे लोगों की तादाद 20,000 के लगभग है, बेशतर मरीजों का इंतखाब लॉटरी के जरिए किया जाता है। यहाँ हर माह तकरीबन 150 लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन हम इनमें से सिर्फ 25 को रख सकते हैं। क्लिनिक की सरबराह जोडी केली कहती हैं कि क्लिनिक आने वाले बेशतर लोग बहुत बीमार होते हैं। ये मसला वक्त के साथ बढ़ता जाता है। ये लोग अपनी बीमारी का इलाज ना करा पाने की वजह से ज्यादा बीमार हो जाते हैं। विल्बर के मुताबिक इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस होना लाजमी है।
हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है और अगर इस सूरत में कोई मदद करने को तैयार हो तो उसका भी शुक्र करना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक ये मौजू इस साल अमरीकी इंतखाबात की दौड़ में भी ज़ेर बहस रहेगा। लॉरल बोमन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। अच्छी हेल्थ केयर के लिए अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, लेकिन जंगों से वापस लौटने वाले अमेरिकन फ़ौजियों के ख़ानदानों और इन फ़ौजियों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि इन फ़ौजियों के उन ज़ख्मों को देखना भी ज़रूरी है जो दिखाई नहीं देते। ये ज़ख्म वो नफ्सियाती मसाइल हैं जो इन अमरीकी फ़ौजियों में ख़ुदकुशी के रुझान के बढ़ने का बायस बन रहे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि इस वक्त कम अज़ कम एक अमरीकी फ़ौजी हर रोज़ अपनी जान खुद लेने का बायस बन रहा है। ताबिंदा नहीं बता रही हैं कि फ़ौजियों के ख़ानदान परेशान हैं और अपनी हुकूमत और फ़ौजी क़यादत से कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। ये इराक की किसी सड़क के किनारे फटने वाला बम नहीं, वतन वापसी के चैलेंजेस थे जिन्होंने जॉश लिपस्टीन की जान ली। 23 साला इस नौजवान ने पिछले साल इराक में दूसरी बार तैनाती से वापसी पर खुदकुशी कर ली थी। वालिद के मुताबिक मनशियात ने इन्हें तबाह किया और ये कि ये फ़ौज की नफ्सियाती मालिज को अपना मसला बताकर अपना करियर ख़तरे में नहीं डालना चाहते थे। मेरे ख्याल में हम रवायती तौर पर अपने फ़ौजियों को सख्त जान बनने की तरबियत देते हैं, लेकिन कोई तो रास्ता होना चाहिए कि वो जंग से वापस आकर अपनी शख्सियत के इस खौल से बाहर निकलें। माहिरीन का कहना है कि जब फ़ौजी महाज से वापस आकर सिविलियन ज़िंदगी की तरफ लौटते हैं तो उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, दिमागी चोट, मनशियात की लानत या माली मुश्किलात से निकलने के लिए मदद की ज़रूरत होती है। अक्सर फ़ौजियों को ये मदद नहीं मिल रही। कई नफ्सियाती मदद लेने से हिचकिचाते हैं कि इससे इनकी नौकरी दाव पर ना लग जाए। मरीन लांस कॉर्पोरल माइकल हैरिस ने ऐसा किया भी, लेकिन अफगानिस्तान तैनाती के दौरान ही इस साल फरवरी में इन्होंने अपनी जान ले ली। माइकल फौज के काउंसलिंग डिपार्टमेंट से मदद देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें माइकल की शराब नोशी का इल्म हुआ तो उसे मनशियात का आदी करार देकर बताया गया कि कोई मदद नहीं की जा सकती। अमरीकी फौज में खुदकुशी की रोकथाम की तरबियत कई साल से जारी है, लेकिन नक्कादों के मुताबिक फौज में मरीजों को मुख्तलिफ दर्जात के लिहाज से बांटने का सख्त निज़ाम ऐसे फौजियों की मदद करने की अहलियत नहीं रखता जो नफ्सियाती मदद लेने के ख्वाहिशमंद हैं। नतीजा खुदकुशी के वाक़यात। एक जायजे से पता चला है कि अमरीकी फ़ौज में खुदकुशी करने वाले 70% अफराद ने डॉक्टर से उसी रोज़ मदद के लिए रुजू किया होता है जिस दिन उन्होंने खुदकुशी की। सदर ओबामा के सेक्रेटरी दिफा लियोन पनेटा खुद एतराफ़ करते हैं कि फ़ौजियों की खुदकुशी एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं, लेकिन खुदकुशी के वाक़यात रोके ना जा सके इसकी कोई वजह भी नहीं है। डॉन लिपस्टीन जैसे वालिदैन अपने बेटे को तो दोबारा नहीं देख सकेंगे, लेकिन ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बनकर वो इस बारे में बात ज़रूर कर सकते हैं। ये सिर्फ आगाज़ है कि लोगों के सामने बैठकर उन्हें अपने बेटे की कहानी सुनाई जाए। शायद हम इस तरह किसी की जान ही बचा लें। खुदकुशी करने वाले फ़ौजियों के रिश्तेदार फ़ौज से एक जामे और इंसानियत पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार करने की तवक्को करते हैं। जितना भी हम फ़ौज के हर रैंक में ये शाऊर पैदा करें कि ना दिखने वाले ज़ख्म और जज्बाती आर्ज़े भी फ़ौज की जंगी इस्तेदाद पर कितना असरअंदाज हो सकते हैं, उतना ही अच्छा होगा। माइकल हैरिस की कब्र के कतबे पर दर्ज है, टू ऑसम फॉर दिस वर्ल्ड। वो ऐसा था कि दुनिया उसके काबिल ही नहीं थी। लुइस रामिरेस के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगामात के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। अमेरिका के बाज़ इलाकों में अक्सर लोग बैथ सॉल्ट्स नामी एक नई किस्म के नशे के आदी हो रहे हैं। इस नशे के ज़ेर असर इंसान इंतहाई ऊट पटांग हरकतें करने लगता है जो जानलेवा भी हो सकती हैं। चूँकि नंबर 1 ये नशा घरेलू इस्तेमाल की बाज़ अशिया में भी पाया जाता है, और नंबर 2 ये कि बेशतर अमरीकी रियासतों में कानूनी तौर पर बैथ सॉल्ट्स बेचने की इजाज़त है। अभी तक पुलिस इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर सकी। ताहम अब इस मसले से निपटने के लिए अमरीकी कांग्रेस ने एक कानून मंजूर कर लिया है। तफसीलात नदीम याकूब से। वाशिंगटन से 2.5 घंटे की मुसाफिर पर रियासत वर्जीनिया की ऑगस्टा काउंटी को एक बड़े मसले का सामना है। यहाँ पर कुछ अफराद एक नई किस्म की मनशियात के आदी हो रहे हैं जिसे बाथ सॉल्ट कहते हैं।
इसका इस्तेमाल करने वाले ज़हनी और ख्याली फरेब में मुब्तला हो जाते हैं और तशद्दुद पर उतर आते हैं। काउंटी के डेप्यूटी शेरिफ जेरेमी मैकमानावे बताते हैं कि एक शख्स ने स्कूल बस चोरी करके एक स्टोर से टकरा दी। हाल ही में हमें किसी नंगे शख्स के सड़क पर दौड़ने के बारे में कॉल मौसूल हुई। दूसरों की तरह एशली भी इस नशे की आदी रही हैं, जो देखने में वैसे ही है जैसे घरों में इस्तेमाल होने वाला बाथ सॉल्ट। It's very dangerous, very dangerous. डॉक्टरों का कहना है कि इस नशे का इस्तेमाल नफसियाती तौर पर हैजान किसी कैफियत में मुब्तला और दिमाग में खलल पैदा कर देता है। इसके आदी मरीजों को काबू करने के लिए एक से ज्यादा पुलिस एहलकारों की जरूरत होती है और इसके आदी अफराद अक्सर कपड़े उतारना चाहते हैं। इदाद-ओ-शुमार से मालूम होता है कि गुज़श्ता एक साल में अमेरिका भर में इसके इस्तेमाल में इजाफा हुआ है, जिसकी एक वजह इसका सस्ता होना और बाआसानी दस्तयाब होना है। This one here is AMP. It's marketed as glass cleaner. Pure energy is all it says on it. ये नशा घरों में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की शक्लों में दस्तयाब है। एक स्टोर की मालिक टीना फिलिप्स कहती हैं कि वो बाथ सॉल्ट्स नहीं रखते, मगर फिर भी हर रोज 2-3 नशे के आदी अफराद वहाँ आते हैं। They were almost out of their mind. वो तो पागलों की तरह हैं, दीवाने। Scary. हुकाम का कहना है कि काउंटी में फरोख्त होने वाले बाथ सॉल्ट्स जनूब मशरकी एशिया और चीन से दरामद होते हैं। इनकी तैयारी में ऐसे कीमियाई अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका पता चलाना मुश्किल हो जाता है। दूसरे नशों जैसे कोकेन का पता चलाने के लिए हमारे आलात मौजूद होते हैं और एकदम बता सकते हैं कि ये गैर कानूनी है, मगर इसके साथ हम क्या करें? इसीलिए हुकाम जोर देते रहे हैं कि बाथ सॉल्ट्स के इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए कानून साजी ज़रूरी है, जिसके बगैर ना तो मनशियात पर काबू पाना मुमकिन था और ना ही मरीजों का इलाज। कैरोलाइन परसूटी के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और सोने के जेवरात के ख्वाब देखने से पहले इधर ज़रूर नज़र डालिए, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सोना पहनना स्टेटस की इलामत भी समझा जाता है और एक कच्ची सरमायाकारी भी, मगर ज़मीन से सोना निकालने के लिए कानकुनी का अमल माहौल को भी मुतासिर करता है। अब जो हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं शायद सोने के बारे में आपके ख्यालात तब्दील कर दे। कौन सी दुल्हन है जिसके ख्वाब सोने के जेवरात के बगैर मुकम्मल हैं? इन ख्वाबों और बास केसेस में इन ख्वाबों के साथ ससुरालियों की हिरस को भी पूरा करने की कोशिश में सोने के बाजार लोगों से भरे रहते हैं। उस वक्त भी जब सोने की कीमत छत फाड़ कर आसमान तक जा पहुंचती है, मगर आपने कभी ये सोचा कि ये सोना आता कहां से है? ये कंबोडिया का सोने का जंगल है और ये गरीब कंबोडियन किसी कुएं में हरगिज नहीं फंसा हुआ, बल्कि सोने की एक कान से सोना निकाल रहा है, जहां इसकी मामूली गलती जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन यही इन कंबोडियंस की रोजी का जरिया है। अगर किस्मत अच्छी हो तो एक दिन में 4 ग्राम सोना भी मिल जाता है। आम दिनों में हम सिर्फ 2 ग्राम तक ही हासिल कर पाते हैं। शिमाल मगरबी कंबोडिया में वाक़े इस जंगल में सोने के 19 ज़खायर मौजूद हैं, जहाँ की जमीन की साख के बायस इनमें से सोना निकालना आसान नहीं। ये किस्मत की बात है। हमारा काम खुदाई करते रहना है। कभी हमें बहुत सा सोना मिल जाता है और कभी कम। गैर सेहतबख्श खुराक के साथ मलेरिया जैसी बीमारियों और सोने को निकालने के अमल में पैदा होने वाले मरकरी और साइनाइड जैसे अनासर से भरे माहौल में जिंदगी आसान नहीं। तो नेक्स्ट टाइम आप सोने की खरीदारी के लिए घर से निकलें या अपनी होने वाली बहू के घर वालों से सोने के जेवरात का मुतालबा करने लगे तो अपनी और दूसरों की जेब का नहीं तो इन गरीब कंबोडियंस का ख्याल एक बार जहन में ज़रूर लाएं।
اور شاید آپ کو 1994 میں روانڈا میں ہونے والی نسل کشی یاد ہو جس میں تقریباً 10 لاکھ افراد مارے گئے تھے۔ اس نسل کشی میں بچ جانے والے افراد کافی عرصے سے نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ثاقب الاسلام دکھا رہے ہیں اسی موضوع پر بنی ایک ڈاکیومنٹری سویٹ ڈریمز کی کچھ جھلکیاں جس میں روانڈا کی وہ تصویر دکھائی گئی ہے جو باقی دنیا سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ روانڈا کا پہلا اور واحد ڈرمنگ گروپ ہے جو خواتین پر مشتمل ہے۔ ان میں سے زیادہ تر خواتین 1994 کے نسل کشی کے واقعات کے صدمات کا مقابلہ کر رہی ہیں جب ہوتو اور توتسی قبائل کے درمیان لڑائی میں لاکھوں افراد مارے گئے تھے۔ سویٹ ڈریمز نامی یہ ڈاکیومنٹری ایسی ہی خواتین کی کہانی بیان کرتی ہے جو نسل کشی کے واقعات کے بعد ان خواتین کی زندگیوں کی جدوجہد پر مبنی ہے۔ کیکی کاٹے سے خواتین ڈرمرز کے اس گروپ کی بانی ہیں۔ جب آپ کے اپنے پاس یقین نہ ہو، امید نہ ہو اور خوشی نہ ہو تو آپ انہیں بانٹ بھی نہیں سکتے۔ میں نے مصائب اور دکھ درد سے بھرے ملک میں زندگی اور خوشی کو واپس لانے کی خواہش کی ہے۔ اس گروپ میں ڈرمز بجانے والی خواتین کی عمریں 16 سے 60 سال کے درمیان ہیں۔ ہمارے پاس بیوہ عورتیں، یتیم لڑکیاں اور مجرموں کے بچے اور بیویاں ہیں۔ اس گروپ کو بنانے کے کئی سال کے بعد کیکی کی ملاقات جینی ڈنڈاس سے ہوئی جو نیو یارک میں ایک آئس کریم پارلر چلاتی ہیں۔ جینی نے کیکی کے ساتھ مل کر روانڈا میں بھی آئس کریم کی ایک دکان کھولی جہاں انہوں نے ان دونوں قبائل سے تعلق رکھنے والی خواتین کو کام کرنے کے لیے رکھا اور انہیں ڈرم بجانے کی تربیت بھی دی۔ اب یہ تمام خواتین مل کر یہاں کام کر رہی ہیں اور اس کاروبار میں برابر کی شریک بھی ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ آئس کریم کی دکان روانڈا میں کھلنے والی آئس کریم کی پہلی دکان بھی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ ان میں سے کچھ نے مزید تعلیم حاصل کی، کچھ نے اپنے گھر بنائے اور یہ کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہیں۔ اس ڈاکیومنٹری فلم کو واشنگٹن میں ہونے والے سلور ڈاکس فلم فیسٹیول میں بھی پیش کیا گیا جہاں اسے بہت سراہا گیا۔ اس فلم کو بنانے والے لیسا اور راب فروکمین ہیں جو بہن بھائی ہیں۔ ہمارا مقصد ایک سماجی تبدیلی کو غیر روایتی طریقے سے پیش کرنا تھا۔ میرے خیال سے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بڑے حکومتی پروجیکٹس کے مقابلے میں لوگوں کی زندگیوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال کیکی اور ان کا گروپ ہے جو آنے والے وقت میں روانڈا میں مزید آئس کریم شاپس کھولنے کی کوشش میں ہے۔ جولی ٹابو کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ اور ہمارے لیے بھی ٹائم ہو گیا ہے کہ ہم آپ کو کہیں سویٹ ڈریمز، لیکن اس سے پہلے آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ آن کر سکتے ہیں جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کوئی اچھی خبر؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ۔ ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے۔ سو اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے۔ ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے۔ پوری دنیا اس پر نظر رکھے اور مطابقت کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے، اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس، کوئی اچھی خبر